प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे तकनीकी विकास बी ए पार्ट 1 के बच्चे, तकनीकी विकास का युद्ध कला पर प्रभाव, इसका शेष भाग। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज से इसका शेष भाग, इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी आगे का हम। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है बगैर देरी किए हुए पहुंचते हैं जहां तक पढ़ चुके थे उसके आगे शेष भाग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जो तकनीकी विकास के हम चतुर्थ तृतीय चरण तक हम लोग पढ़ चुके थे, और तकनीकी विकास का जो चतुर्थ चरण प्रारंभ होता है, तृतीय चरण में हम लोग पहुंचे थे क्या चीज़, तेल युग से। अंतिम में इसको हम क्या पढ़े थे, हवाई जहाज़ों का निर्माण। चलिए अब तकनीकी विकास का जो चतुर्थ चरण प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है नाभिकीय या परमाणु युग से। ठीक है, और नाभिकीय या परमाणु युग का जो प्रथम तोहफा है वो है, इस युग ने जो प्रथम तोहफा दिया वो तोहफा है परमाणु बम। ठीक, नाभिकीय युग का प्रथम तोहफा परमाणु बम का निर्माण। अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग परमाणु युग में प्रारंभ कर रहे हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु युग का प्रारंभ हो रहा है। और प्रथम परमाणु बम, इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ जानकारी जो है प्राप्त करेंगे कि परमाणु बम की शुरुआत किसने की, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम या परमाणु युग का प्रारंभ होता है, और प्रथम परमाणु बम का निर्माण एवं परीक्षण हुआ अमेरिका में। किस तारीख को, 16 जुलाई 1945 को। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये अक्सर पूछा जा सकता है या जाता भी है कि प्रथम परमाणु बम का निर्माण किस देश ने किया, या अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कब किया। तो ये 16 जुलाई 1945 को। और परीक्षण परियोजना का नाम क्या था, मैनहट्टन परियोजना। इसके अध्यक्ष थे ओपेनहाइमर। यानी अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को ओपेनहाइमर की अध्यक्षता में मैनहट्टन परियोजना के तहत परमाणु बम का, प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया। परीक्षण स्थल क्या था, अल्मोराडो यानी न्यू मैक्सिको की भूमि पर। अल्मोराडो नामक स्थान पर, न्यू मैक्सिको की भूमि पर, यह अमेरिका में है। और परीक्षण का नाम क्या है बच्चों, परीक्षण का नाम है ट्रिनिटी। परीक्षण का नाम है ट्रिनिटी। परमाणु बम निर्माता कौन है, ये है ऑटो हान। 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को जापानी नगरों क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा प्रयोग किया गया, जहाँ पर महाविनाश हुआ था। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम के निर्माण से पारंपरिक एवं छोटे अस्त्रों का महत्व जो है सीमित हो गया। कहने का मतलब, पारंपरिक का मतलब जिन अस्त्रों की परंपरा चल रही है, परंपरा छोटे अस्त्र वही राइफल, गन, बंदूक, टैंक, तोप, यही है। इसका महत्व जो है सीमित हो गया, केवल आंतरिक शत्रुओं तक, दंगा फसाद विद्रोह। लेकिन बाहर से अगर युद्ध होना है तो इनका प्रयोग तो होगा ही, लेकिन संभवतः अगर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होंगे तो वे ही मुख्य भूमिका निभाएंगे युद्ध होने और ना होने के लिए। और परमाणु बमों के आतंक का प्रभाव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। बच्चों थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब परमाणु बम का निर्माण हुआ 2 जापानी नगरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उसी महाविनाश को देखते हुए संपूर्ण विश्व इतना आतंकित हो गया कि अपनी जो है अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्होंने इसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। और इनकी सोच जो पहुंची, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जगत को परमाणु हथियारों से बचाने के लिए, या आने वाली संतानों को युद्ध की विभीषिका या परमाणु हथियारों की विभीषिका से बचाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था का निर्माण किया गया। ठीक बच्चों, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? ठीक है, और जिसका उद्देश्य था, क्या था इसका उद्देश्य? आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, युद्ध की महाभयानक भयंकरता से बचाना, युद्ध की आग में जलने से बचाना। क्योंकि आने वाले समय में इनको मालूम था कि अगर कोई भी युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत के परमाणु क्रम के बारे में। अब इसमें थोड़ा से और पढ़ लेते हैं भारत का परमाणु क्या बोलते हैं कार्यक्रम। अब भारत इसमें जो है कहाँ तक पहुँचा है भारत अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये भी प्रश्न इसमें भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। और परमाणु जैसे भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई 10 अगस्त 1948 को। कहाँ पर? ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। जिसके अध्यक्ष थे भाभा, यही भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक, बाद में इसी आयोग का नाम जो है बदल कर हो गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसका आयोग जो है जो कि आज भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 14 मई 1974 को। कहाँ पर किया था? पोखरण परीक्षण, यह है राजस्थान में। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक एक वाक्य, एक एक लाइन, एक एक प्रश्न के बराबर है, कोई भी लाइन इसमें फालतू नहीं है, इसलिए हर लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम था बुद्ध मुस्कुराए या स्माइल्ड बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रथम परमाणु परीक्षण के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, नेहरू जी की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। द्वितीय परीक्षण भारत का हुआ 11 मई 1998 में। कहाँ पर, किस स्थान पर? पोखरण नामक स्थान पर, वहीं पर जहाँ पर प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण 2 दिनों हुआ था। इनमें 5, 11 और 13 मई को 5 परमाणु परीक्षण भारत ने किया था, 5 परीक्षण। और परीक्षण का नाम क्या था द्वितीय परमाणु परीक्षण का? ऑपरेशन शक्ति। और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है बच्चों, ये हर प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी प्रश्न को बहुत कम करके मत समझिएगा। ठीक, चलो, एक बार ना समझ में आप लोग कई बार समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तकनीकी विकास का या परमाणु युग का जो दूसरा तोहफा है वो है न्यूट्रॉन एवं हाइड्रोजन बम। ये बम परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा भयानक एवं शक्तिशाली होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है? वे वायुमंडल को विफैला बना देते हैं। केवल जीवित प्राणियों को ही क्षति होती है। भौतिक नुकसान यानी इमारतें, पुल, बिल्डिंग्स, भवन, टावर्स, इन सब पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल वायुमंडल विफैला हो जाता है और यहाँ पर जो जीवित जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन बम का निर्माता कौन था। हाइड्रोजन बम के निर्माता थे एडवर्ड टेलर। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और बनाए कब? 1952 में। 1952 में एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। ठीक है बच्चों, और न्यूट्रॉन बम ये जो है सैमुअल टी कोहेन
इन्होंने 1958 में बनाया, ये भी अमेरिका के ही थे। तो हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम, इसके बारे में भी प्रश्न आता है, चाहे जैसे पूछ सकते हैं न्यूट्रॉन बम कब बनाया गया, किसने बनाया, किस देश ने बनाया। ठीक है बच्चों, किसी रूप में पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसमें दोनों प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तकनीकी विकास का जो 5वां चरण प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है फाइबर युग से। फाइबर युग यानी सूचना क्रांति का युग। फाइबर युग या सूचना क्रांति का युग, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर युग या इंटरनेट युग, ज्ञान युद्ध, पास युद्ध, कई नामों से इसे जाना जाता है। हैकर्स युद्ध, यानी फाइबर युग का मतलब होता है सूचना तकनीकी का युग या सूचना प्रौद्योगिकी का युग। आज के समय में देखा जाए तो युद्ध में सूचना युद्ध का भी महत्व उतना ही है, जो कि उससे ज़्यादा ही है, ये कम नहीं है। सूचना युद्ध ये अत्यंत ही भयानक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहलाता है फाइबर युग। वर्तमान युग ये कंप्यूटर युग है, और कंप्यूटर जो है आजकल सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा उपकरण है। किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण संस्थान कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर आधारित हो गए हैं, क्योंकि हर ऐसी कोई संस्था नहीं है किसी राष्ट्र की जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, चाहे अन्य कोई भी संस्थान हो, चाहे मेडिकल्स हो। ठीक है, कोई भी संस्थान हो, कृषि संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, जो भी हैं, हर संस्थानों में बगैर कंप्यूटर एवं इंटरनेट से कोई कार्य नहीं होता। अर्थात हर कार्यों में, हर संस्थाओं में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। और इंटरनेट के बारे में बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा से। इंटरनेट ईश्वर के बाद दूसरा ऐसा स्थान है, जो दूसरी ऐसी चीज़ है जो कण कण में व्याप्त है। देखते हैं आप लोग, कण कण में इंटरनेट व्याप्त, हर स्थानों पे इंटरनेट चलता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। और कंप्यूटर का वर्तमान समय में भयानक हथियारों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, सूचना तकनीकी के रूप में, और संपूर्ण सैनिक एवं नागरिक संस्थान असुरक्षित हो गए हैं। किससे? फाइबर आक्रमण से। राष्ट्र का कोई इससे भौतिक विनाश नहीं होता, केवल व्यवस्था तहस नहस हो जाती है, व्यवस्था जो है अपंग हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब चूंकि इसको आक्रमण में सुविधा क्या रहती है, क्योंकि हर स्थानों पे कंप्यूटर मौजूद है। हम लोगों के हाथ में मोबाइल जो रखा हुआ है ये भी कंप्यूटर का ही एक छोटा सा रूप है। बाकी कंप्यूटर के सभी कार्य हम लोग इससे कर सकते हैं, प्रिंट आउट ना कर पाएँ, बाकी सारे कार्य हम लोग इससे कर सकते हैं, करते भी हैं। अब देख लीजिए, हम आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का ही माध्यम है ये। ठीक, अब इसमें आक्रमण में सुविधा क्या होती है इसमें, कि विश्व के किसी भी कोने में बैठकर इंटरनेट द्वारा कहीं भी आक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें पकड़े जाने का भी कोई खतरा नहीं होता। अगर किसी को आपको मारने जाना है, कहीं बम विस्फोट करने जाना है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तभी आप अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, कहीं आपको जाना नहीं है, कंप्यूटर को आप इंटरनेट से कनेक्ट करके विश्व को, जिस प्रकार हम विश्व के किसी भी कोने में जो है अपनी सूचनाओं को भेज सकते हैं, उसी तरह विश्व के किसी भी कोने में आक्रमण भी किया जा सकता है। और हथियार एवं लक्ष्य इसके दोनों कंप्यूटर एवं इंटरनेट ही होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटरों पर आक्रमण किया जाता है, फाइबर आक्रमण। जैसे कहने का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का प्रयोग करके अगर कोई भी नुकसान उठाया जाता है तो सभी नुकसान, सभी आक्रमण फाइबर आक्रमण कहे जाते हैं। फाइबर योद्धा क्या होते हैं, इसमें कंप्यूटर का पूर्ण विद्वान होता है। ऐसा नहीं है अनपढ़ गंवार जो है आतंकवादी तो बन सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर आतंकवादी या फाइबर आतंकवादी या फाइबर युद्ध लड़ने वाले, ये जो है कोई अनपढ़ और गंवार नहीं बन सकते। ये कंप्यूटर का पूर्ण विद्वान होना चाहिए। उसके अंदर बाहर तक, अंदर बाहर यानी कंप्यूटर के अंदर से लेके बाहर तक का पूरा ज्ञान इनको होना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के फाइबर आक्रमण के कला का ज्ञान
इनके अंदर होना चाहिए। ठीक, इतना ही नहीं, फाइबर हथियार एवं लक्ष्य प्रत्येक स्थान पर आसानी से उपलब्ध, अर्थात फाइबर कैफे हर शहरों में है, हथियार भी हैं और लक्ष्य भी हैं। तो ना तो इसका कोई लाइसेंस, ना कोई जो है हथियार जैसे दिखने का डर, लेकिन मार इसकी बड़ी ही भयानक है। ये व्यक्ति को नष्ट नहीं करता, व्यक्ति को पागल बना देता है, अर्थात व्यक्ति पे शरीर पे चोट नहीं करता, ये मस्तिष्क पे चोट करता है, जिससे व्यक्ति स्वयं पागल हो जाए, या राष्ट्र की व्यवस्था को अपंग बनाता है। राष्ट्र पे चोट नहीं करेगा। इसे हम देखते हैं बच्चों, फाइबर आक्रमण के तरीके, किस प्रकार फाइबर आक्रमण किया जाता है। हैकिंग, डाटा को उड़ाना। हैकिंग आप देख रहे हैं आजकल हैकर्स जो हैं कंप्यूटरों में घुसकर वहाँ मौजूद डाटा को या तो गायब कर देते हैं या बदल देते हैं। खास करके एक राष्ट्र के हैकर्स, एक राष्ट्र के फाइबर योद्धा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटरों को हैकिंग करके उसमें पासवर्ड को तोड़कर उसके अंदर जो भी डाटा मौजूद होता है उसे देख लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ढकी छुपी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद या तो गायब हो जाता है, गायब कर देते हैं, या जब का तब रहने देते हैं, या फिर बदल देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्रैकिंग, ये कार्य है पासवर्ड तोड़कर कोई कार्य करना। वायरस अटैक, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर इंटरनेट के द्वारा वायरस भेजना, ईमेल के जरिए, डायरेक्ट ऑनलाइन, चाहे जैसे भी भेजना। ठीक है, इंटरनेट के जरिए मोबाइल से मोबाइल पर, कंप्यूटर से कंप्यूटर पर। ठीक है, वर्म अटैक, ये भी वायरस से थोड़ा सा ताकतवर वर्म होता है, और यही इनके अटैक से अक्सर कंप्यूटर हैंग करने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर में वायरस आ गया है। और मालवेयर या करप्ट प्रोग्राम, ये मालवेयर जो है एक प्रोग्राम होते हैं जो कि करप्ट होकर ये मालवेयर अर्थात खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं। स्पैम मेल, यानी अनावश्यक मैसेज से मेल का भर जाना। वैसे बच्चों हम लोग देखते हैं कि जब कभी हम लोग ईमेल आईडी खोलते हैं अपनी, तो वहाँ बहुत से मैसेज ऐसे होते हैं जो कि हमारे अनचाहे होते हैं, जिनका हमसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पता नहीं कौन उसको भेज देते हैं, तो है स्पैम मेल। फिशिंग, गोपनीय सूचनाओं को प्राप्त करने का एक फर्जी तरीका है फिशिंग। वेब जैकिंग, वेबसाइट को अपने अधिकार में लेकर उसे नष्ट कर देने को वेब जैकिंग कहा जाता है। ट्रोजन अटैक, ये अनाधिकृत प्रोग्राम होता है और उपयोगकर्ता के साथ धोखाधड़ी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। साइबर थ्रेट, ये है ईमेल, संदेश या फ़ोन द्वारा धमकी देना आदि। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग, ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। इसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देखा कि विज्ञान एवं तकनीकी का युद्ध कला पर क्या प्रभाव पड़ा, और विज्ञान और तकनीकी का एक विकास के क्रम से हमने आज तक का, यानी जब से टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ, यानी क्या बोलते हैं वहाँ पे, अरे बारूद की खोज के बाद युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ, तब से क्रमशः हम लोग बारूद, संगीन तोप, मस्केट से लेके परमाणु बम तक का हम लोग विकास क्रम में अध्ययन किया। और युद्ध कला पर इसका जो प्रभाव हुआ वही हुआ कि युद्ध कला को आसान बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जहाँ युद्ध कला में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, अर्थात युद्ध कला जहाँ अभी तक सैन्य बल, सैन्य संख्या पर आधारित था, वही तकनीकी विकास से युद्ध जो है बल केवल हथियारों की श्रेष्ठता पर निर्भर हो गया। हथियारों की श्रेष्ठता और सैनिकों के मनोबल पर ये निर्भर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए चैप्टर समाप्त हुआ। आराम से आप लोग पढ़िए, लिखिए और मस्त रहिए।